Hello everyone and welcome to your YouTube channel Coachify CAT. This is your mentor Mohit. आज हम CAT 2022 slot 3 क्वांट सेक्शन कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है अगर आप CAT के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर आप प्रिपेयर नहीं भी कर रहे हैं बट आपको क्वांट सॉल्व करना काफी पसंद है तो भी आपको इस वीडियो में काफी मजा आने वाला है, तो आपको ये लास्ट तक देखना, राइट। अब अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो को देखेंगे देन इट विल नॉट बी फ्रूटफुल फॉर यू। सो माय एडवाइस इज कि पहले आप अपने फाउंडेशन टॉपिक्स जो हैं वो क्लियर कीजिए, देन उसके बाद में आप यहाँ पे आइए और इस वीडियो को कंप्लीट कीजिए, राइट। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें आई वुड लाइक टू टेल यू आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है कोचिफाई कैट। हमारे ग्रुप पे आपको मिलता है डाउट सॉल्विंग, डेली क्विजेस, रीडिंग लिस्ट एंड मच मोर. So this is our opening question. Question says suppose k is an integer such that the equation has no real roots and the equation, this one more equation is given which is having two distinct real roots. तो आप एक काम कीजिए, दोनों के लिए जो कंडीशन है नेचर ऑफ रूट्स वाली वो आप यूज कर लीजिए। यानी अगर हम इस इक्वेशन की बात करें तो क्वेश्चन कह रहा है इसके कोई रियल रूट नहीं है, यानी इसके लिए जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट होना चाहिए दैट शुड बी व्हाट, लेस देन 0. सो अगर डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करें दैट बिकम्स b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c विच इज 10 इंटू 4 40. सो दिस शुड बी लेस देन 0, यानी हम कह सकते हैं k स्क्वायर विल बी लेस देन 40. अब देखो यार इसका क्या इंटरप्रिटेशन निकलता है, अगर k स्क्वायर 40 से कम है और k का आपका इंटीजर है जो कि क्वेश्चन में डिफाइंड है, तो यानी यहां से हम ये कह सकते हैं कि k की जो वैल्यूज हैं वो -6 से लेकर के 6 के बीच में कुछ भी हो सकती है, राइट। इंटीजर वैल्यू की हम लोग बात कर रहे हैं तो k बिलोंग्स टू -6 to 6, राइट। तो कितनी वैल्यूज हो गई इन टोटल? 13 वैल्यूज आर देयर, 13 वैल्यूज आर देयर। बट दिस इज नॉट द ओनली कंडीशन, राइट। वी आर प्रोवाइडेड विद वन मोर इक्वेशन जिसकी कंडीशन क्या है, इसके दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं, यानी इसके लिए जो डिस्क्रिमिनेंट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0. तो हमें इसके लिए भी फाइंड आउट करना है, राइट, क्या रेंज आती है, एंड देन दोनों को ओवरलैप करवाना है, जो दोनों के बीच में कॉमन रीजन होगा वो हमें मार्क कर देना है, दैट विल बी आवर आंसर, राइट। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहां से d यानी b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c विल बी 1, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0. तो हम कह सकते हैं कि k माइनस 5 का स्क्वायर जो होगा ये 2k स्क्वायर से बड़ा होगा। तो यहां से एक चीज तो हम ये कह सकते हैं कि k माइनस 5 विल बी ग्रेटर देन 2, यानी हम बोल सकते हैं कि k शुड बी ग्रेटर देन 7, राइट, 7 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन यहां से निकलती है कि k माइनस 5 जो होगा ये लेस देन होगा -2 से, तो यहां से एक कंडीशन निकलती है k विल बी लेस देन 5 माइनस 2 विच इज 3. तो 3 से छोटी वैल्यूज ले सकते हो आप या फिर 7 से बड़ी वैल्यूज ले सकते हो। तो अब इन दोनों को हमें क्या करना है, कंबाइन करना है और दोनों के बीच में जो कॉमन वैल्यूज है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 3 से छोटी वैल्यूज में -6 से लेकर के 2 तक की सारी वैल्यूज आती है। तो 0, 1 एंड 2 दीज आर 3 वैल्यूज एंड -1 से -6 तक कितनी वैल्यूज हो गई हैं, 6 वैल्यूज। तो टोटल कितनी हो गई, 9 वैल्यूज। इसी के साथ आपका आंसर हो गया सी ऑप्शन। आई होप आपको ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन फॉर x इज लेस देन 3, राइट। तो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं फिर देखते हैं कि ये कैसे काम में आने वाला है। तो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10। एक काम करते हैं इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, यानी प्लस का 9 अलग कर लेते हैं, प्लस का 1 अलग हो जाएगा, राइट। तो ये हुआ अपॉन 3 माइनस एक्स, ठीक है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो अगर हम इसको x माइनस 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं तो गाइज हम इसको 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। बात तो एक ही है ना, -2 का स्क्वायर और +2 का स्क्वायर दोनों का रिजल्ट सेम आता है, राइट। तो अगर आप इसको x माइनस 3 का होल स्क्वायर लिखो या 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखो, बात एक ही है। तो हम इसको क्या लिख लेते हैं, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख लेते हैं, राइट, प्लस 1 अपॉन 3 माइनस एक्स। अब अगर हम इसको स्प्लिट कर लें और अपना एक स्टेप बचा लें यहाँ पे, तो क्या हम डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं, दिस विल बी व्हाट, 3 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 3 माइनस एक्स। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, राइट। अब सवाल बोल रहा है कि इसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है। तो आप एक चीज देखो कि अगर आपका x 3 से छोटा है तो ये वाला पार्ट भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा और ये वाला पार्ट जो है ये भी हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। इज इट क्लियर, राइट। ये बात आपको समझ में आ गई है, ठीक है। तो अगर इसको हम एक बार के लिए a बोल दें तो ये वाला जो पार्ट है हमारा क्या हो गया, 1/a। तो दिस इज 1a प्लस 1 अपॉन a एंड वी नो दैट इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होती है फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ a, राइट। तो इस लॉजिक से हम क्या कह सकते हैं, इस एक्सप्रेशन की सबसे मिनिमम वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ रही है, 2 आ रही है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, इजी टू अस। बॉब कैन फिनिश अ जॉब इन 40 डेज, ठीक है, लिख लेते हैं साथ साथ 40 डेज इफ ही वर्क्स अलोन, ठीक है। एलेक्स इज ट्वाइस एज फास्ट एज बॉब, ठीक है, ABC मान लेते हैं इनको। तो A इज ट्वाइस एज फास्ट मतलब आधा समय लगना चाहिए, 20 दिन में काम खत्म कर देगा सेम का। एंड A इज थ्राइस एज फास्ट एज C, ओके। तो C को कितना समय लगना चाहिए, 60 डेज, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ABC, इसको ऑर्डर में लिख लेते हैं।
तो A, B एंड C को लग रहे हैं 60 दिन, A को लग रहे हैं 20 दिन और B को लग रहे हैं 40 दिन। यहां से टोटल वर्क फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे निकालें? एलसीएम मेथड यूज कर लेते हैं। एलसीएम कैलकुलेट कर लेते हैं किसका? 20, 40 एंड 60। द एलसीएम इज कमिंग आउट एज 120, राइट? दिस इज द टोटल वर्क। 20 डेज में ए अगर इतना काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस बिकम्स 6। एक दिन में ये कितना काम करेगा? 3 एंड एक दिन में ये कितना काम करेगा? 2। तो एलसीएम मेथड यूज किया मैंने। अब यहां तक का प्रोसेस हमें करना होता है जनरली क्वेश्चंस में, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस में। अब इसके आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो भी कंडीशन है वो पढ़ते हैं और फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए एंड बी वर्क, लेट्स से ए एंड बी वर्क टुगेदर ऑन द फर्स्ट डे। ठीक है, पैटर्न दिया है यानी हमें। तो फर्स्ट डे कौन काम कर रहा है? फर्स्ट डे काम कर रहे हैं ए और बी मिलके। तो ए और बी अगर मिलके फर्स्ट दिन काम करते हैं तो कितना काम होगा? 9 यूनिट्स। आई होप आपको समझ में आ रहा है, बहुत ईजी है यार। सेकेंड डे की अगर बात करें तो सेकेंड डे कौन काम कर रहा है? सेकेंड डे बी एंड सी काम कर रहे हैं। तो बी और सी सेकेंड डे कितना काम करेंगे? दिस इज नथिंग बट 5 यूनिट्स। एंड थर्ड डे की अगर बात करें तो थर्ड डे ए और सी काम कर रहे हैं। तो थर्ड डे अगर ए और सी की बात करें तो कितना काम कर लेंगे? 8 यूनिट्स, राइट? ये एक सेट हो गया। अब फिर से यही पैटर्न रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी फोर्थ डे फिर कौन आएंगे? ए एंड बी। तो सवाल हमें क्या बोल रहा है? सवाल कह रहा है कि ये पूरा पैटर्न चलता रहा। अब आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ डेज जिनके लिए ए ने काम किया जब तक काम खत्म ना हो गया हो। तो एक सेट में टोटल काम कितना हो रहा है वो चेक करो आप। तो दिस बिकम्स 9 एंड 8 17 एंड 5 22 यूनिट्स। 22 यूनिट काम हो रहा है आपका एक सेट में। तो ऐसे कंप्लीट सेट कितने निकलेंगे? टोटल काम कितना है? 120। तो यानी 22 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो बनता है 110। यानी 5 सेट तो पूरे पूरे निकल रहे हैं। और हर एक सेट में ए कितनी बार काम कर रहा है? 2 बार काम कर रहा है। तो 5 सेट में उसने काम किया कंप्लीट सेट में, तो 5 × 2 10 डेज तो सीधे सीधे यहां से मिल रहा है हमें। तो ए की अगर हम बात करें तो 10 दिन तो उसके ये हो गए। तो 5 सेट पूरे पूरे होते हैं तब तक कितना काम होता है? 110 यूनिट्स। तो वर्क बचता कितना है? टोटल 120 है, 110 यूनिट्स होता है तो बचता कितना है? 10 यूनिट्स। अब फिर से कौन आता है? ए और बी, राइट? तो ए और बी एक दिन में 9 यूनिट्स कर रहे हैं, यानी इसमें से फिर 9 यूनिट कर लेंगे और अगले दिन में जो भी बचा हुआ काम यानी 1 यूनिट जो बचा है वो कौन कर लेगा? बी और सी करके खत्म कर देंगे। हमें उससे मतलब नहीं है। हमें मतलब ये है, हमसे ये नहीं पूछा जा रहा टोटल कितने समय में काम खत्म हुआ, हमसे पूछा जा रहा है ए ने कितने समय तक काम किया जब तक काम खत्म नहीं हो गया। तो यानी ए ने 10 डेज तो ये काम किया और फिर ए ने एक दिन और बी के साथ में काम किया ताकि 9 यूनिट कर पाए, राइट? तो टोटल कितना हो गया? 10 दिन तो ये और एक डे और हो गया आपका। तो कितना हो गया टोटल? 11 डेज। करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज 11। A glass contains 500 cc of milk and a cup contains 500 cc of water। ठीक है, तो एक तो ग्लास है, ग्लास में मिल्क है, ठीक है, कितना है? 500 cc। और एक कप है, कप में वाटर है, कितना है? अगेन सेम है, 500 cc। सेम क्वांटिटी दोनों में। From the glass, 150 cc of milk is transferred to the cup and mixed thoroughly. Next, 150 cc of this mixture is transferred from the cup to the glass. Now the amount of water in the glass and the amount of milk in the cup are in the ratio of what? देखो ये सवाल बहुत आसान है। आप एक चीज समझो, पहले तो प्रोसेस समझते हैं क्या हो रहा है। शुरुआत में इसमें सिर्फ मिल्क है, इसमें सिर्फ वाटर है, राइट? आप इसमें से कुछ पार्ट निकाल करके इसमें डालते हो, फिर उतना ही पार्ट इसमें से निकाल करके वापस इसमें डालते हो। यानी जो टोटल क्वांटिटी की वैल्यू होने वाली है वो तो सेम होने वाली है ना भाई। जितना पार्ट आपने इसमें बढ़ाया था उतना ही वापस इसमें से ले लिया, तो इसमें भी टोटल क्वांटिटी 500, इसमें भी टोटल क्वांटिटी 500, राइट? लेकिन ये जो प्रोसेस आपने किया, पहले आपने इसमें से 150 इधर डाला, फिर 150 आपने इधर डाला, तो उसके चलते इसमें कुछ वाटर भी आ गया। कितना वाटर आया होगा? जितना वाटर इसमें आया होगा वो उतना ही तो होगा जितना मिल्क यहां से इधर गया, राइट? उतना ही तो हुआ होगा। तो अगर हम बोले लेट्स से कि यहां से जितना मिल्क, तो कितनी बार ये प्रोसेस हो रहा है, क्या हो रहा है, डजंट मैटर। हम समझते हैं, मान लेते हैं कि x लीटर्स ऑफ मिल्क यहां से इधर चला गया, तो x लीटर्स ऑफ वाटर यहां से इधर आ गया। तो अगर मैं इसकी बात करूं अभी करंट सिनेरियो में, ये प्रोसेस 2 बार कर रहा हूं, 3 बार कर रहा हूं, डजंट मैटर। मिल्क कितना है, मान लेते हैं x है, तो वाटर कितना है? दिस विल बी 500 - x। तो जितना इसमें मिल्क है, ठीक है, x, ये वाटर है, तो ये वाटर जो होगा ये यहां से आया होगा ना। तो अब अगर मान लो हमें इसमें भी फाइंड आउट करना है कितना मिल्क है कितना वाटर है, तो पहले 500 cc वाटर था, इतना यहां चला गया, तो बचा कितना? x।
तो यानी 500 माइनस एक्स क्या रहा होगा, मिल्क। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई, राइट। दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, राइट। अब आप एक चीज देखो, ये क्या बोलना चाह रहे हैं, नाउ द अमाउंट ऑफ वाटर इन द ग्लास एंड द अमाउंट ऑफ मिल्क इन द कप। तो अमाउंट ऑफ मिल्क इन द कप इज दिस, अमाउंट ऑफ वाटर इन द ग्लास इज दिस। क्या ये दोनों इक्वल है? यस, इररेस्पेक्टिव कि आप ये प्रोसेस कितनी बार कर रहे हो। अगर आपकी टोटल क्वांटिटी आप जो ट्रांसफर कर रहे हो वो अगर सेम है तो हमेशा ये इस तरीके से आप एक्सप्रेस कर सकते हो, राइट। अब हमसे पूछा जा रहा है इसका रेशो बता दो, तो रेशो कितना आ रहा है, इक्वल है दोनों, तो आंसर हो गया 1:1। इन एन एग्जामिनेशन द एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए एंड बी आर 32 and 60। तो ए में जितने लोग हैं उनका एवरेज कितना है, दिस इज गिवन एज 32, एंड बी में जितने स्टूडेंट्स हैं उनका एवरेज कितना है, 60 है। यानी एक चीज ये समझ में आ गई, जो भी मेरा ओवरऑल एवरेज होने वाला है वो 32 से 60 के बीच में होगा। पहले तो ये समझ में आना चाहिए आपको, राइट। अब अगर मान लो दोनों ही सेक्शंस में इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, लेट्स अज्यूम, ठीक है, यानी ये रेशो इनका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का 1:1 है। तो इक्वल स्टूडेंट्स अगर हैं तो उस केस में ओवरऑल एवरेज कितना बनता है, अगर ओवरऑल एवरेज की बात करूं तो कब, जब इक्वल स्टूडेंट्स है, 1:1 का रेशो है, तो उस केस में कितना बनता है, 60 + 32 92, 92 डिवाइड बाय 2 दैट बिकम्स 46। ये बनता है ओवरऑल एवरेज। कब, जब दोनों में स्टूडेंट्स कितने इक्वल हैं, राइट। अच्छा जी, अब एक चीज समझो, अगर बी में स्टूडेंट्स ज्यादा होंगे तो मेरा एवरेज 46 से बड़ा होना चाहिए, ओवरऑल एवरेज 46 से बड़ा होना चाहिए। और अगर ए में स्टूडेंट ज्यादा होंगे बी से तो मेरा एवरेज जो है वो 46 से कम होना चाहिए। और दोनों में अगर इक्वल होंगे तो एवरेज 46 है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई पहले तो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले ये हमें बोल क्या रहा है वो देख लेते हैं। तो ये कह रहा है कि भैया एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स अक्रॉस बोथ द सेक्शंस कंबाइंड इज एन इंटीजर। तो एवरेज जो आना चाहिए वो इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। देन द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए इज, ए में जितने मैक्सिमम हो सकते हैं, मिनिमम हो सकते हैं, उनके बीच का आपको डिफरेंस बताना है। ऑल्सो इसने एक बात और बोली है कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे सेक्शन ए में वो 10 कम है किससे, जितने सेक्शन बी में। देखो यहां से भी एक चीज समझ में आई, क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसका कुछ सेंस होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बी में ए के कंपैरिजन में 10 स्टूडेंट्स ज्यादा है, राइट, ये चीज हमें गिवन है। तो अगर बी में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ए से ज्यादा हैं तो जो हमारा एवरेज होना चाहिए, ओवरऑल एवरेज, क्या वो 46 से बड़ा नहीं होना चाहिए? आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। क्या ये 46 से बड़ा नहीं होना चाहिए? यस, यही तो हमने डिस्कस किया कि जब दोनों में इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे तब ये एवरेज होगा। ए में ज्यादा होंगे तो एवरेज ओवरऑल कम होगा 46 से, अगर बी में ज्यादा होंगे तो ओवरऑल एवरेज 46 से बड़ा होगा। पहली चीज तो ये। तो क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है बी में ज्यादा है, कितने ज्यादा है, 10 स्टूडेंट ज्यादा है, तो जो हमारा ओवरऑल एवरेज आना चाहिए वो 46 से बड़ा होना चाहिए। यानी हम क्या कह सकते हैं, जो भी हमारा ओवरऑल एवरेज होगा वो 46 से बड़ा होगा। दिस इज व्हाट वी कैन इंटरप्रेट फ्रॉम दिस मच डेटा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब देखो एक बार के लिए ये अज्यूम करते हैं कि जो ओवरऑल एवरेज है वो इससे जस्ट बड़ी इंटीजर वैल्यू यानी 47 मान लेते हैं। तो अगर 47 है तो उस केस में जो हमारा रेशो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो मैंने एलिगेशन यूज किया, तो रेशो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ रहा है वो कितना आएगा, तो 60 - 47 विल बी व्हाट, दिस इज नथिंग बट 13 एंड 47 - 32 विल बी 15। तो जो मेरे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे वो किस रेशो में होंगे, 13:15 में होंगे, राइट, ठीक है। तो अगर ये रेशो है, अब हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि ए में अगर टी स्टूडेंट्स हैं तो बी में कितने, t + 10, और ये बराबर किसके दे दिया हमें, 13/15 के। तो 15t विल बी इक्वल टू 13t प्लस का 130, राइट। तो ये हो गया हमारा 2t = 130। तो t की वैल्यू यहां से सॉल्व होकर के आ गई 65। तो ये तो हमारी वैल्यू आ गई t की। यानी a में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ रहे हैं आपके, कब, जब हमने ओवरऑल एवरेज की वैल्यू को जस्ट इससे बड़ी वैल्यू ली यानी 47 लिए, तब कितने आ रहे हैं, 65। तो एक वैल्यू तो हमारी आ गई 65, राइट। दिस इज वन वैल्यू दैट वी हैव गॉट, राइट। अब दूसरी वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, फिर हम 60 के क्लोज जाने की कोशिश करते हैं, राइट। हम देखते हैं अब क्या हो सकता है। तो हम जैसे जैसे हमारा ओवरऑल एवरेज बढ़ाते चले जाएंगे, ए में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होने चाहिए, यही तो मतलब है ना इसका, हमने इंटरप्रेट किया ना। आपको समझ में आ रही होगी ये चीज, राइट। अगर नहीं आ रही तो आप इसको फिर से रिप्ले करके देखो, ये कॉन्सेप्ट आपको सीखना बहुत जरूरी है, राइट। तो अगर हम जैसे जैसे हमारे ओवरऑल एवरेज की वैल्यू को बढ़ाएंगे, यानी हम
जो भी ये बढ़ेगा तो इसका मतलब ये कब बढ़ेगा, हमने इंटरप्रेट कर लिया कि बी में ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे तो बी में जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स होते चले जाएंगे ए में उतने ही कम स्टूडेंट्स होते चले जाएंगे, तभी तो ये एवरेज बढ़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, 60 के क्लोज कोई ऐसी वैल्यू लेनी है मुझे जिससे कि मेरा जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की वैल्यू आए वो कैसी आनी चाहिए, इंटीजर आनी चाहिए। और वो भी कैसी आनी चाहिए, अब मिनिमम चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम तो निकाल चुका हूँ मैं, अब मुझे मिनिमम निकालना है। तो मिनिमम के लिए हम क्या करेंगे, कोई एक वैल्यू रखते हैं, इसमें लेट्स से 56 रखते हैं एक बार। तो अगर 56 रखा हमने तो ये बनता है 60 माइनस 56 जो कि कितना हो गया 4, और 56 माइनस 32 ये कितना हो जाएगा हमारा 4 2 24। तो ये रेशो हो गया हमारा 1:6 का, राइट। अब यहां से अगर फिर से इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना बनता है, तो t अपॉन t प्लस 10 विल बी नथिंग बट 1/6। तो दिस इज 60 माइनस t विल बी 5t इज इक्वल टू 10। तो t की वैल्यू यहां से कितनी आ रही है 2। तो आई थिंक दिस इज द मिनिमम वैल्यू। और 65 माइनस 62 अगर कर देते हैं, 65 माइनस 2 अगर करते हैं तो मिनिमम पॉसिबल नंबर, मतलब मैक्सिमम एंड मिनिमम का जो डिफरेंस निकल के आता है वो कितना आता है 63। ये होता है हमारा आंसर। ओके, सो दिस क्वेश्चन says let r be a real number and f of x is equals to 2x minus r। अगर आपका x जो है वो r से बड़ा या उसके बराबर है और f of x बराबर होगा r के अगर आपका x r से छोटा है तो then the equation f of x is equals to f of x, ये कंपोजिट फंक्शन गिवन है, holds for all real values of x where। फिर आपको 4 ऑप्शंस गिवन है। देखो यार, ऑप्शंस भी हमारे वेरिएबल की फॉर्म में है, राइट, और यहां भी हमारा जो ये है ये भी हमारे वेरिएबल के फॉर्म में हमें दिया हुआ है, राइट। तो हम एक काम ये कर सकते हैं कि कोई एक वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं r की। तो जो भी वैल्यू r की है उसके लिए इसको ट्रू होना चाहिए, राइट। तो हम एक वैल्यू r की अज्यूम कर लेते हैं। लेट्स से आप कोई भी वैल्यू अज्यूम कर लो, जो आपकी मर्जी हो, रियल वैल्यू आप अज्यूम कर लो। तो मैं एक काम करता हूं, मैं रियल वैल्यू अज्यूम करके चल रहा हूं 2, ये अज्यूम करके चल रहा हूं। फिर मैं देख लेता हूं क्या आता है और फिर मैं ऑप्शन सेटिस्फाई करवा लूंगा, वो मेरा आंसर होगा, राइट। दिस इज द बेस्ट अप्रोच टू सॉल्व दिस, ठीक है। तो हमने क्या किया, r को मान लिया 2। तो अब इस लॉजिक से मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकता हूं अपने फंक्शन को, यस कर सकता हूं मैं। कैसे, ये बन गया है 2x माइनस 2, कब, जब मेरा x जो है ये r से मतलब 2 से बड़ा या उसके बराबर है, और ये हो गया है 2 कब, जब x 2 से छोटा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक काम ये करते हैं कि हम अज्यूम कर लेते हैं कि x जो है क्या वो 2 के बराबर, मतलब जब मैं 2 के बराबर लेकर के चल रहा हूं तो उस केस में क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही है। अगर हो रही है तो मतलब x इज इक्वल टू r जो है वो तो सॉल्यूशन का पार्ट होगा ही होगा। आई होप इट इज क्लियर। तो हम पहले क्या अज्यूम करते हैं, लेट्स से कि हमारा जो x है वो कितना है 2 है, ये मान लेते हैं। तो अगर x 2 है तो मतलब कौन सा हमारा फंक्शन किसके बराबर होगा, तो हमने लेट किया, क्या लेट किया हमने अज्यूम कर लिया कि x जो है वो किसके बराबर है 2 के। तो अगर x हमारा 2 के बराबर है तो उस केस में हमारा फंक्शन कितना हो गया, तो फंक्शन इज नथिंग बट 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 2, ये हो गया ना हमारा फंक्शन, क्या हो गया 2x माइनस 2। और अगर यहाँ पे हम x की जगह 2 पुट कर दें तो f2 की वैल्यू जो निकल के आ रही है 2 टू द 4 माइनस 2 विल बी 2, राइट। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, ठीक है ना। अब हम इसको चेक करते हैं कि जब हम ये मान रहे हैं कि हमारा x जो है वो 2 है तो क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है। अगर हो रहा है तो मतलब करेक्ट है, नहीं हो रहा है तो फिर गलत है, यानी ये वैल्यू नहीं ले सकते हम, ठीक है। तो हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले f ऑफ 2, x की जगह कितना रखा हमने 2, तो f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आई, चलो सॉल्व करते हैं। तो LHS वाला पार्ट क्या है, f ऑफ 2, RHS वाला क्या है, f ऑफ 2, यानी जो इसका आउटपुट होगा वो इसके लिए इनपुट का काम करेगा। तो f ऑफ 2 की वैल्यू क्या आ रही है 2, यानी इसका इनपुट क्या बन गया अगेन 2, तो f ऑफ 2 किसके बराबर हो गया, इक्वल, यानी हमारा x इज इक्वल टू 2 और 2 क्या है r, यानी x इज इक्वल टू r जो है वो तो हमारे आंसर का पार्ट होगा ही होगा। इस लॉजिक से ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। अब हमें बस ये चेक करना है कि क्या x इज ग्रेटर देन 2 के लिए ये वैलिड है या नहीं, या लेस देन 2 के लिए वैलिड है या नहीं। तो कोई भी एक पार्ट आप चेक कर लो, उसकी हेल्प से एक ऑप्शन और एलिमिनेट हो जाएगा, बचा हुआ ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, राइट। तो मैं चेक कर लेता हूं कि क्या ये x लेस देन 2 के लिए वैलिड है या नहीं। क्यों, क्योंकि मेरे लिए आसान है ना, अगर x लेस देन 2 के लिए चेक करूंगा तो 2 आ रहा है, ये आसान है मेरे लिए चेक करना, इसलिए मैं चेक कर लेता हूं। तो इस बार हम क्या अज्यूम कर लेते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेट जो हमारा x है वो कैसा है, लेस देन 2। तो उस केस में हमारा जो फंक्शन है वो कितना है, 2 है, राइट। तो अगर हम इसको देखें तो x लेस देन 2 के लिए फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, LHS की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। और अगर x लेस देन 2 है तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 2, ठीक है। और फिर 2 पे वैल्यू कितनी आ रही थी मेरी, 2 टू द 4 माइनस 2 अगेन, राइट। तो यानी ये LHS बराबर RHS के हो रहा है। कब हो रहा है, जब मैं x को लेस देन 2 लेकर के चल रहा हूं। इस लॉजिक से आंसर होता है ए ऑप्शन।
इजी था ये, राइट। सपोज द मीडियंस बी डी एंड सी ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट ओ। बना लो साथ साथ फिगर। एक ट्राइंगल लिया हमने, ठीक है, ए बी सी। अच्छा जी, मीडियंस हैं बी डी और सी ई। एक मीडियन हमने यहाँ ड्रॉ की, दिस इज योर बी डी, मीडियन है, और एक मीडियन हमने यहाँ भी ड्रॉ कर दी, सी ई, ये भी मीडियन है। ये इंटरसेक्ट कर रही है किसी एक पॉइंट ओ पे। इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, ट्राइंगल ए बी सी का एरिया आपको गिवन है, कितना है? 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ईओडी इन स्क्वायर सेंटीमीटर। ये एरिया फाइंड आउट करना है। देखो हम इसको बेस रेशियो डिवीजन की हेल्प से फटाफट बना सकते हैं। कैसे? तो ये पूरा हमें ट्राइंगल गिवन है, ये मीडियन है, तो यहां जो रेशियो हुआ एडी और डीसी का वो 1:1 है, यानी जितनी लेंथ एडी की है उतनी लेंथ डीसी की है। तो यानी जितना एरिया एबीडी का होगा उतना ही एरिया डीबीसी का होगा, दोनों एरिया बराबर होंगे, राइट। मीडियन का काम ही है ना, मीडियन क्या करती है? एरिया को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो यानी अगर मैं 108 का हाफ करूं तो सबसे पहले एबीडी का जो एरिया है ये कितना निकल करके आ गया, इसका जस्ट आधा कर दीजिए, दैट बिकम्स 54। तो मैं जो एरिया आ रहा है वो इसी के नीचे लिख लेता हूं। एबीडी ट्राइंगल का जो एरिया आ रहा है वो मैं यहां लिख लेता हूं, ये आ रहा है मेरा 54, और ये एरिया भी मेरा कितना निकल के आ रहा है? 54। दिस इज माई एरिया वैल्यू। तो एबीडी का एरिया ये है, बीडीसी का एरिया ये है। मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ मतलब है इससे। अब आप एक चीज देखिए कि डी से मैंने अगर इसको ज्वाइन करवाया यहां पे, तो ये भी तो मीडियन का काम कर रही है। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट जो है, ई पॉइंट जो है, वो ए बी को 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। क्यों डिवाइड कर रहा है? क्योंकि बी सी इज ए मीडियन, सीई इज ए मीडियन। क्योंकि सीई मीडियन है तो जितना पार्टी होगा उतना ही पार्टी होगा, तो मैंने यहां से इसको ज्वाइन करवा दिया। यानी मैं क्या कह सकता हूं, जितना एरिया एईडी का होगा उतना ही एरिया बीईडी का होगा। तो यानी मुझे इसका फिर आधा करना है, तो एईडी का एरिया हो गया 27, तो बीईडी का जो एरिया है वो भी कितना हो गया? 27। तो यहां लिख लेता हूं ट्राइंगल बीईडी, इसका जो एरिया है ये कितना हो गया? 27, राइट। अब एक चीज ध्यान देने वाली ये है कि कोई भी दो या दो से ज्यादा मीडियन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उसको हम कहते हैं सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड जो होता है वो हर मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। यानी ये जो रेशियो होना चाहिए बीओ और ओडी का, वो 2:1 होना चाहिए। दिस अपॉन दिस विल बी 2:1, राइट, 2/1, राइट। तो यानी जो भी मेरा बीईडी का एरिया होगा उसको मैं 2:1 के रेशियो में बांट सकता हूं। तो यानी जो ईओडी का एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ईओडी जो होगा, ये कितना होगा? 1/3। किसका 1/3? पूरे एरिया का, जो कि है ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीई एंड डी। तो 1/3 ऑफ बीईडी का एरिया कितना है? 27। दिस इज कमिंग आउट एज 9। करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज 9 सेंटीमीटर स्क्वायर. The arithmetic mean of all the distinct numbers that can be obtained by rearranging the digits in 1 4 to 1 including itself. ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है. देखो, तो आपको डिस्टिंक्ट नंबर्स बनाने और ये चारों डिजिट को आपको यूज करना है, राइट. तो यानी आपको 4 डिजिट नंबर बनाने और जितने भी 4 डिजिट नंबर बनेंगे आपको उनका सम करके बताना है. तो पहले तो सम निकालोगे, फिर आपको मीन लेना है, तो जितने भी नंबर बनेंगे उससे डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा. यानी पहला तो गोल हमारा ये है कि हमें ये फिगर आउट करना है कि 1 4 2 एंड 1 को यूज करके कितने 4 डिजिट नंबर बनाए जा सकते हैं. तो बहुत आसान है, 1 4 2 एंड 1, राइट. तो टोटल कितने हो गए? 4. तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल. तो टोटल कितने हो गए? 4 × 3 दैट इज नथिंग बट 12. तो ऐसे कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं इन टोटल? 1 4 2 एंड 1 को यूज करके 12 नंबर्स बनाए जा सकते हैं. पहली चीज तो ये हो गई, राइट. अब हम ये देखते हैं कि हमारा 1 जो है वो यूनिट प्लेस पे कितने नंबर्स में आएगा, कितनी बार आता है, राइट. तो अगर हम सबसे पहले ये देखें कि 1 को यहां फिक्स किया, अब इसके साथ कितने नंबर बनाए जा सकते हैं? तो अब बची हुई 3 प्लेसेस हैं, उनको हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? तो हमारे पास 2 1 थे, उनमें से एक को हमने यहां फिक्स कर दिया, बच गया कोई एक 1, एक 4 और एक 2. तो 3 प्लेसेस को 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं. यानी 1 को अगर यूनिट प्लेस पे फिक्स करें तो उससे टोटल कितने नंबर बनेंगे? 6 नंबर बनेंगे, राइट. नेक्स्ट केस में 2 को यहां फिक्स करते हैं, तो अगर 2 को यहां फिक्स किया तो उस केस में कितने नंबर बनेंगे? तो 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल. क्यों? क्योंकि इस बार दोनों 1 इनमें से किसी प्लेस पे आएंगे, तो रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए हमने ये किया. तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल विल बी नथिंग बट 3. तो 3 नंबर आपके ये बनेंगे.
और ऐसे ही जब आप यहाँ पे 4 को फिक्स कर दोगे तो उस केस में भी आपके 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल विच विल बी 3, 3 नंबर आपके ये बन जाएंगे। तो ऐसे आपके टोटल 12 नंबर्स बनेंगे। तो जो 12 नंबर्स हैं उनमें से 6 नंबर ऐसे हैं जिनके लिए यहाँ 1 आ रहा है, 3 नंबर ऐसे हैं जिनके लिए यहाँ 2 आ रहा है और 3 नंबर ऐसे हैं जिनके लिए यहाँ पे 4 आ रहा है। तो अगर मैं यूनिट प्लेस पे जितने भी डिजिट्स आ रहे हैं उन सभी का सम फाइंड आउट करूं तो वो बनता है 6 × 1 6, 3 × 2 6, 4 × 3 12, यानी 12 और 12 मिलकर के क्या बनता है 24। तो जैसे यहां 24 आएगा वैसे यहां भी 24 आना चाहिए, वैसे यहां भी 24 आना चाहिए, वैसे यहां भी 24 आना चाहिए, राइट। तो यानी मैं क्या कह सकता हूं 24 × 10 की पावर 0 यूनिट प्लेस पे सम करना है ना, मुझे जितने भी नंबर्स बन रहे हैं उनका सम करना है। तो एक तरीके से मुझे क्या करते चले जाना है, अब इसको सम करते जाए। तो 24 × 10 की पावर 1, फिर 24 × 10 की पावर 2 एंड फाइनली इट इज अ 4 डिजिट नंबर, सो 24 × 10 की पावर 3 × 10 की पावर 3। इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं 24 × अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो दिस विल बिकम 1111, राइट। ये हो गया हमारा सम ऑफ ऑल द 4 डिजिट नंबर्स जो कि इन डिजिट्स को यूज करके बनाए जा सकते हैं। पहला पार्ट तो ये, लेकिन आपको सम नहीं बताना है, आपको बताना है एरिथमेटिक मीन। तो यानी ये जो सम आया इसको डिवाइड कर दीजिए टोटल सच नंबर से विच इज 12, ये डिवाइड किया 2 टाइम्स, फाइनल आंसर इज 2 2 2 2 जो कि आपका ऑप्शन है बी। Neetu has an initial capital of 20,000. Out of this, she invests 8,000 at 5.5% in Bank A. देखो 8,000 रुपए इन्वेस्ट किए 5.5% पे, तो बैंक ए से इंटरेस्ट कितना मिल रहा है वो निकाल लेते हैं। टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते चले जाते हैं साथ साथ, राइट। तो 5.5% इंटू 8,000, तो 5.5 का डबल किया तो बन गया 11, 4 टाइम्स किया तो बन गया 44, राइट। तो 8 से मल्टीप्लाई हो गया 5.5 इंटू 8, राइट। तो कितना हो गया 44 और दिस विल बी 440 इंटू 1000 भी करोगे ना तो ये बन गया हमारा 440, ठीक है। तो 8000 का 5.5% हमने निकाला, तो ये इंटरेस्ट हो गया बैंक ए से जो उसको मिला। आगे बढ़ जाओ। अब ये कह रहा है 5000 एट 5.6% इन बैंक बी, तो बैंक बी से कितना इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी निकाल लो। तो 5.6% इंटू 5000, राइट। तो ये हो गया हमारा एक तरीके से 56 इंटू 5, तो ये हो गया 50 इंटू 5 विल बी 250 एंड 6 इंटू 5 विल बी 30। तो बैंक बी से जो इंटरेस्ट मिल रहा है दैट इज 280, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये बोल रहे हैं द रिमेनिंग अमाउंट एट X% इन बैंक सी, रिमेनिंग कितना 8000 यहां 5000 यहां, ये हो गया 13000, 20,000 माइनस 13,000 विल बी 7,000, 7,000 का X% दे रहा है आपको बैंक सी। तो ये बन गया हमारा, अगर X% कैलकुलेट करें तो दिस विल बी नथिंग बट 70x। दिस इज द टोटल इंटरेस्ट दैट आई एम गेटिंग। Now the question says her combined annual interest income from these investments is equal to 5% of the initial capital. इसका 5% निकालें तो कितना आता है 10% will be 2000, 5% will be 1000। यानी जो मेरा टोटल इंटरेस्ट है इसको अगर मैं जोड़ दूं तो इसको बराबर किसके होना चाहिए 1000 के। ऐड कर लेते हैं 400 प्लस 200 विल बी 600, 80 एंड 40 विल बी 120, तो ये कितना हो गया हमारा 720। 720 अगर इसमें से हटा देते हैं तो बनता है 280। यानी ये जो सम है जब हमने इसको इसके बराबर किया तो यहां से सॉल्व होकर के ये आता है पूरा 280 और x की वैल्यू यहां से आ जाती है 4, राइट। ये हमें समझ में आ गया। अब ये क्या बोल रहा है, अब ये कह रहा है कि इफ शी हैड इन्वेस्टेड हर एंटायर इनिशियल कैपिटल इन बैंक सी अलोन देन हर एनुअल इंटरेस्ट इनकम इन रुपीज वुड हैव बीन। बैंक सी में जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो 4% का है, राइट। ये आपने कैलकुलेट किया अभी 4%, तो ये वैल्यू आ गई आपकी। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 4, तो 4% का इंटरेस्ट है। टोटल अमाउंट आपको इसमें इन्वेस्ट करना है वो 20,000 है, तो 4% अगर कैलकुलेट करें तो ये बनता है 800। करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन। Two cars travel from different locations at constant speed to meet each other after starting at the same time. They take 1.5 hours if they travel towards each other. ठीक है, तो लेट्स से दो कार है, एक है A और एक है B, और ये कोई दो पॉइंट लेट्स से X एंड Y से जो कि अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के यहाँ से स्टार्ट होती है और एक दूसरे की तरफ आती है। तो जब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं यानी एक दूसरे के मोशन को सपोर्ट करती हैं, उस दौरान इनको मिलने में जो समय लगता है दिस इज गिवन एज 1.5 आवर। ओके, हम अज्यूम कर लेते हैं कि A की जो स्पीड है वो ज्यादा है B से, यानी A फास्ट है B स्लो है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि बट 10.5 आवर्स इफ दे ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन। देखो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करवाना है तो फास्ट वाला जो है वो स्लो वाले को चेज करेगा ना, यही तो स्लो वाले को चेज करेगा, स्लो वाला थोड़ी फास्ट वाले को चेज कर पाएगा, राइट।
तो यानी स्लो वाला आगे है। अब इनके बीच का गैप अभी भी उतना ही है, हम मान लेते हैं जो भी एक गैप है इनके बीच में। तो अब सवाल हमसे बोल रहा है कि इस दौरान जब ये सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं तो इनको मिलने में कितना समय लगता है। देन इन दैट केस द टाइम टेकन इज 10.5 आवर्स। इस केस में टाइम टेकन आपका कितना है, 10.5 आवर्स। देखो सेम डिस्टेंस के लिए जो भी स्पीड का रेशो होता है, टाइम ऑफ ट्रैवल का रेशो ठीक उसका रिवर्स होता है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां से आप ये चीज फाइंड आउट कर सकते हो। दो वैल्यूज रख लो, S1 इज इक्वल टू D अपॉन T1, S2 इज इक्वल टू D अपॉन T2। रेशो निकाल लो, S1 अपॉन S2 विल बी T2 बाय T1, राइट। ये चीज समझ में आनी चाहिए। तो यानी पहले केस में जब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं तो इनकी स्पीड का रेशो क्या रहेगा, राइट। तो सॉरी, स्पीड की वैल्यू क्या रहेगी, तो स्पीड विल बी नथिंग बट A प्लस B। और जब ये सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं उस केस में स्पीड क्या रहेगी, A माइनस बी, रिलेटिव स्पीड। तो स्पीड का जो रेशो होता है टाइम का रेशो ठीक उसका रिवर्स होता है, तो ये हो जाएगा उल्टा। तो दिस विल बी 105 अपॉन 15। तो 10.5 अपॉन 1.5 ऐसा लिख सकते हैं। 15 इंटू 7 इज 105। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो A प्लस बी बराबर आया 7A माइनस 7B के। 7A माइनस A विल बी 6A। ये बराबर किसके हुआ, नथिंग बट 8B। तो यहां से A बाय B की जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है 4/3। दिस इज द वैल्यू दैट आई एम गेटिंग फॉर A बाय B। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है इफ द स्पीड ऑफ स्लोअर कार इज 60, राइट। तो यानी स्लोअर कार कौन सी है, B। तो ये 60 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 20 किलोमीटर पर आवर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको भी 20 से कर देते हैं। तो अगर 20 से करते हैं तो फास्ट वाले की स्पीड कितनी आ गई है, तो यानी हमें एक ही स्पीड मिल गई है 80 किलोमीटर पर आवर। अब हमसे सवाल क्या बोल रहा है, नाउ द क्वेश्चन सेज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन किलोमीटर बाय द स्लोअर कार व्हेन इट मीट्स द अदर कार व्हाइल ट्रैवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर। देखो यार, पूरा सॉल्व किया तब जाके समझ में आया कि इतना कुछ भी क्वेश्चन में करने की जरूरत ही नहीं थी। वो तो सिर्फ इतना सा पूछ रहा है कि कितना डिस्टेंस आपकी स्लोअर कार ने ट्रैवल किया, कब, जब वो मिलते हैं, जब वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं तो, राइट। तो ये हमें स्पीड का रेशो मिला। यहां से हमने स्पीड निकाल ली। स्लोअर कार की जो स्पीड आ रही है वो कितनी आ रही है, दिस इज गिवन एज ऑलरेडी 60। तो अब ये स्लोअर का ही पूछ रहा है तो कुछ भी करने की नीड नहीं थी। तो 60 मल्टीप्लाइड बाय बस जो इनका मीटिंग टाइम है उससे मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये डिस्टेंस ट्रैवल हो जाएगा किसका, स्लोअर कार का। तो 1.5 से इसको मल्टीप्लाई करवाया तो 60 इंटू 1.5 विल बी 90। करेक्ट आंसर इज 90। यानी ये कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट थी ही नहीं, राइट। बस इतना सा करना था। टू कार्स ट्रैवल फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन एट कांस्टेंट स्पीड टू मीट ईच अदर आफ्टर स्टार्टिंग एट द सेम टाइम, दे टेक 1.5 आवर्स और 1.5 आवर इज द मीटिंग टाइम, ये हमें गिवन है। और स्लोअर कार की स्पीड भी दे दी, तो स्लोअर कार ने भी तो 1.5 आवर्स के लिए ट्रैवल किया होगा। तो 60 इंटू 1.5 की आंसर आ गया 90 किलोमीटर्स। इंडाइसेस के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन कह रहा है रूट ओवर 7/5 टू द पावर 3x माइनस वाई। इसको लिख सकते हैं अपन 7/5 की पावर 3x माइनस वाई बाय 2। अब देखो ये पक्का 7/5 की कोई पावर्स होंगी, तो हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं ताकि हमें दिखे। तो 7 से अगर इसको मान लो एक बार कैंसिल करते हैं, क्योंकि ये 343 इंटू 7 है, तो अगर इसको 7 से कैंसिल करते हैं ये बनता है 343, और इसको 7 से कैंसिल करते हैं 7 1 7, 7 2 14, 7 5 35, करेक्ट। तो दिस इज नथिंग बट 5/7 की पावर 3 क्यूब्स है ये 5 का क्यूब है, ये 7 का क्यूब है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7/5 की पावर -3। भाई 5/7 का क्यूब है तो 7/5 की पावर -3 लिख सकते हैं ना इसको। अब इनको अगर इक्वेट करवा दें यहां से, तो यहां से एक एक्सप्रेशन बनता है 3x माइनस वाई इज नथिंग बट -6। ये मेरा पहला एक्सप्रेशन है। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट बोल रहा है 4a/b की पावर 6x माइनस वाई विल बी इक्वल टू 2a/b की पावर y माइनस 6x फॉर ऑल नॉन जीरो रियल वैल्यूज ऑफ a एंड b। फॉर ऑल नॉन जीरो रियल वैल्यूज ऑफ a एंड b। आप एक काम करो, दोनों को 1 1 मान लो, a और b को। तो ये कितना बन गया 4 की पावर, क्योंकि इसने बोल दिया ना फॉर ऑल नॉन जीरो रियल वैल्यूज, यानी आप कोई वैल्यू अज्यूम कर सकते हो, राइट। तो a और b की वैल्यू को 1 1 मान लो, तो 4 की पावर हो गया 6x माइनस वाई, ये बराबर हो जाएगा 2 की पावर y माइनस 6x। अब हम यहाँ पे बेस को सेम बनाते हैं, तो इसको लिख लेते हैं 2 की पावर 12x माइनस 2y। 2 की पावर 2 पूरे की पावर ये, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया 2 की पावर y माइनस 6x। इक्वेट करवाओ, 12x माइनस 2y विल बी इक्वल टू y माइनस 6x। तो ये हो गया 12 प्लस 6 विल बी 18x इज इक्वल टू 3y, और यहाँ से y की वैल्यू आ गई 6x। ये y हो गया हमारा। हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है x प्लस y की वैल्यू। तो x इज x, y इज 6x, तो आंसर जो होना चाहिए वो 7x होना चाहिए। ये हमें फाइंड आउट करना है।
अब इन दोनों को सॉल्व करके x निकाल लेते हैं, बस खत्म। तो y की जगह यहाँ पे रख देते हैं 6x, तो 3x माइनस 6x विल बी माइनस का 3x इज इक्वल टू माइनस का 6, तो x की वैल्यू आ गई है 2। करेक्ट आंसर हो गया 7 into 2 14, दिस इज द आंसर। Moody takes 30 seconds to finish riding an escalator if he walks on it at his normal speed in the same direction। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में एस्केलेटर जा रहा है मूडी भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है। He takes 20 seconds to finish riding the escalator if he walks at twice his normal speed in the same direction। Again, एस्केलेटर की स्पीड वही है, अगेन दोनों की डायरेक्शन भी वही है, लेकिन इस बार मूडी की स्पीड जो है वो डबल है जितनी उसकी स्पीड पहले थी। इफ मूडी डिसाइड्स टू स्टैंड स्टिल ऑन द एस्केलेटर देन द टाइम इन सेकंड्स नीडेड टू फिनिश राइडिंग द एस्केलेटर। इजी क्वेश्चन ऑन एस्केलेटर्स। सबसे पहला काम करते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स निकाल लेते हैं। बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो जो हमारे टोटल स्टेप्स होंगे उसको हम अज्यूम कर लेते हैं किसके बराबर है, एलसीएम ले लेते हैं। किस चीज का एलसीएम, जो हमें टाइम गिवन है उसका। ये भी टाइम एंड वर्क के ऊपर ही बेस्ड हुआ ना एक तरीके से, कि आपका काम क्या है, आपको स्टेप्स क्लाइम करने हैं। कितने स्टेप्स क्लाइम करने हैं वो टोटल वर्क हो गया आपका। तो पहले आप टोटल वर्क निकाल लो। तो सबसे पहले हमने निकाला कि टोटल स्टेप्स जो हैं ये कितने हैं, तो हम एलसीएम ले सकते हैं। किसका एलसीएम ले सकते हैं, 30 और 20 का। तो अगर इनका एलसीएम लेते हैं तो ये बनता है 60। ये टोटल स्टेप्स हैं। अब पहले केस में मूडी ने 30 सेकंड में ये स्टेप्स क्लाइम किए, तो मूडी की खुद की कुछ एक स्पीड रही होगी जिसको मान लेता हूं m, और एस्केलेटर की कुछ एक स्पीड रही होगी जिसको मान लेता हूं e स्टेप्स पर सेकंड। तो 30 सेकंड्स में कितना किया, 60। तो 1 सेकंड में कितना किया, 2 यूनिट, यानी 2 स्टेप्स। ठीक है, तो m प्लस e की वैल्यू सॉल्व होकर के कितनी आ गई है, 2। इसको हटा करके लिख देते हैं 2। सिंपल, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। दूसरे केस में 20 सेकंड लगते हैं अगर मूडी ट्वाइस ऑफ हिज स्पीड से क्लाइम करता है तो 60 डिवाइड बाय 20 ये हो जाएगा 3। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अब हमें फाइंड आउट करना है एस्केलेटर की स्पीड, क्योंकि जब मूडी उसके ऊपर सिर्फ खड़ा है, स्टैंड स्टिल वाली सिचुएशन है, ही इज नॉट वॉकिंग, तो यानी अब जब वो ऊपर जा रहा है तो किस स्पीड से जा रहा है, एस्केलेटर की स्पीड से जा रहा है। कितने स्टेप, जितने एस्केलेटर पे स्टेप्स हैं उतने स्टेप्स हमने मान ही लिए। बस ई की वैल्यू आप निकाल लो कितनी आ रही है। तो ई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और फिर इस इक्वेशन में से दूसरी को माइनस कर सकते हैं, तो m कैंसिल हो जाएगा। तो अगर इसको यहीं 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन गया हमारा 2m, राइट, दिस वी कैन डू। तो ये हो गया हमारा 2m, ये हो गया हमारा 2e और ये हो गया हमारा 4। ये हम कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई किया। अब फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दो तो ये इससे कैंसिल हो गया। 2e माइनस e विल बी दिस, 4 माइनस 3 विल बी 1। तो यानी एस्केलेटर की स्पीड जो आ रही है वो कितनी आ रही है, 1 स्टेप पर सेकेंड। टोटल स्टेप्स कितने क्लाइम करने, 60। तो आंसर हो गया 60 seconds. Consider 6 distinct natural numbers such that the average of 2 smallest numbers is 14 and the average of 2 largest is 28. Then the maximum possible value of the average of these 6 numbers. 6 नंबर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेता हूँ, A, फिर B, फिर C, फिर D, फिर E और फिर F। ठीक है, अब जो दो सबसे छोटे हैं उनका एवरेज 14 है, तो इन दोनों का सम कितना हो गया, 14 into 2 28। ये सम हो गया। दो लार्जेस्ट जो है यानी E और F, इनका सम कितना हो गया, 28 का डबल किया 56 हो गया। दिस इज द सम दैट आई एम गेटिंग, राइट। तो अभी कह रहे हैं द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एवरेज ऑफ दीज 6 नंबर्स, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हमें सभी नंबर्स को डिफरेंट बनाना है। इस तरीके से बनाना है कि एवरेज मैक्सिमम हो, यानी इस तरीके से अरेंज करना है कि C और D की वैल्यू मैक्सिमम आए, तभी तो एवरेज मैक्सिमम होगा सभी 6 का, अलॉन्ग विद मीटिंग दीज क्राइटेरियाज। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, उल्टा चलते हैं यहां से। तो E और F की वैल्यूज को क्या ले सकते हैं, सबसे मैक्सिमम वैल्यू हम क्या ले सकते हैं। तो अगर मैं इसका एक बार हाफ करता हूं तो ये बनता है 28। तो दोनों को 28 लेता हूं तब भी 56 हो जाता है सम, बट दोनों को डिफरेंट लेना है, तो एक को ले लेते हैं 29, एक को ले लेते हैं 27। कर सकते हैं ऐसा कर सकते हैं हम लोग, राइट। ठीक है, अब 27 से छोटा एक नंबर ले लेते हैं 26 और एक नंबर ले लेते हैं 25। ये हम कर सकते हैं, और इनका सम दोनों का हो गया 28। अब अगर मैं टोटल सम फाइंड आउट करूं तो ये कितना आ रहा है, चेक करते हैं हम लोग। तो दिस इज कमिंग आउट एज 20 40 60 80 100। 100 तो ये हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद में 7 and 5 12, 12 and 8 20, 29 30 35। तो टोटल सम कितना हो गया, 135 डिवाइड बाय हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, 6 6 2 are 12, 15 6 2 are 12.5। करेक्ट आंसर इज 22.5। Easiest question. If 3 plus 2 root 2 is a root of the equation this and 4 plus 2 root 3 is a root of the equation this, where a, b, c, m and n are integers. तो देखो अगर a, b, c इंटीजर्स हैं और a, m, n ये इंटीजर्स हैं, तो एक रूट अगर ये है तो दूसरा रूट कितना होगा, 3 minus 2 root 2। These will be the two roots, right?
तो अगर हम सबसे पहली इक्वेशन की बात करें, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसको यहाँ लिख लेते हैं। और दूसरी इक्वेशन हमारी है ay² प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए अगर हम सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट करें तो एक रूट 3 प्लस 2 रूट 2 है, तो दूसरा रूट क्या होगा? 3 प्लस 2 रूट 2 अगर हम एक रूट ले रहे हैं तो दूसरा रूट क्या होगा? 3 माइनस 2 रूट 2, कॉन्जुगेट पेयर्स। तो अगर हम सम ऑफ रूट्स करें तो ये पार्ट इससे कैंसिल हो गया, 6 आ गया, यानी माइनस बी बाय ए जो है ये बराबर है 6 के। तो यहाँ से b बराबर है -6a के। पहली चीज तो ये समझ में आ गई, ठीक है। अब अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करें तो वो बराबर होगा c बाय a के। तो ये बराबर कितना? प्रोडक्ट करो, a प्लस बी माइनस बी, a स्क्वायर 9 माइनस 8 1, तो यहां से c बराबर हो गया a के। तो ये दो इंटरप्रिटेशंस तो हमने इससे निकाल ली। अब आते हैं इधर, तो यहां भी अगर हम सम ऑफ रूट्स करें तो इसके दो रूट क्या क्या आ रहे हैं? एक रूट आपको गिवन है 4 प्लस 2 रूट 3, तो दूसरा रूट क्या होगा? 4 माइनस 2 रूट 3, सिंपल। अगर सम ऑफ द टू रूट्स करूं तो कितना हो रहा है? ये कैंसिल हो रहा है, 4 प्लस 4 विल बी 8, यानी माइनस का m बाय a ये बराबर किसके हुआ? 8 के। तो m बराबर हो गया यहां से माइनस का 8a। सबको मैं एक ही फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं, ठीक है। और अगर अब हम प्रोडक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट किसके बराबर आ रहा है? प्रोडक्ट इज कमिंग आउट एज n बाय a, दिस इज द प्रोडक्ट, दिस इज इक्वल टू, इनका प्रोडक्ट करो, a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर इज 16, 4 इंटू 3 12, 4 हो गया ये। तो n बराबर हो गया आपका 4a के। अब ये सारी वैल्यूज आप इसमें रख दो और इसकी फाइनल वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो b की वैल्यू कितनी है रखते हैं इसमें, तो ये बन गया हमारा माइनस का 6 है, ये हमारा b हो गया। m कितना है? m इज माइनस का 8 है। c माइनस 2b कितना है? तो c इज नथिंग बट a माइनस का 2b, तो ये कितना हो गया हमारा? माइनस का 2b करना है। तो पहले अगर हमने 2b किया तो ये बन गया हमारा माइनस का 12a, फिर माइनस का है तो 12 माइनस का 12 है, तो ये कितना हो गया हमारा? c माइनस 2b। तो दैट बिकम्स a c विच इज a माइनस का 2b किया हमने तो ये बन गया प्लस का 12a। तो ये कितना हो जाएगा हमारा टोटल? 13a अपॉन n की वैल्यू कितनी है? 4a। ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया, ये आ गया 3/4। अब हमने एलसीएम ले लिया, 4 आ गया, 13 प्लस 3 16/4। करेक्ट आंसर इज 4। सॉर्टेड। ओके, सो इट सेज दैट c इज इक्वल टू 16x by y प्लस 49y by x फॉर सम नॉन जीरो रियल नंबर x एंड y, देन c कैन नॉट टेक द वैल्यू। c की वैल्यू इनमें से क्या नहीं हो सकती है, ये हमें फाइंड आउट करना है। देखो यार, नॉन जीरो रियल नंबर्स x एंड y की बात चल रही है यहाँ पे, और c जो है वो भी हमारा रियल होना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि x और y आपके दोनों रियल हैं, ठीक है। तो क्या हम इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं? एक बार के लिए अगर x अपॉन y को मैं a मान लूँ, अज्यूम कर लूँ मैं कि भैया ये a के बराबर है, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? 16a प्लस 49 बाय a लिख सकते हैं। अब हम इसका एलसीएम भी ले सकते हैं, तो ये बन गया हमारा c इज इक्वल टू 16a स्क्वायर प्लस का 49, और ये a इधर मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया ac, या c इंटू a बोल दो आप। तो अब अगर इसको भी इधर ले आए तो दिस बिकम 16a स्क्वायर, ठीक है। देन यू हैव माइनस का ca प्लस का 49 इज इक्वल टू 0, ये हो गया हमारा। तो अब x और y क्योंकि रियल है तो x अपॉन y भी रियल होगा, जो कि आपने a माना है। तो अगर ये रियल होगा तो उसकी कंडीशन क्या है इस इक्वेशन की, कि जो d है हमारा उसको कैसा होना चाहिए? d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। तो अगर d को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना है तो दिस बिकम c स्क्वायर यानी b स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a विच इज व्हाट 16 इंटू c विच इज 49। दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हमें गिवन है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये कितना होता है? दिस इज नथिंग बट c स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू, ये कितना है? 2 इंटू 4 इंटू 7, तो 2 इंटू 4 विल बी 8, 8 इंटू 7 विल बी 56, तो 56 के स्क्वायर से बड़ा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए c स्क्वायर। तो अगर ऐसा है तो कंडीशन क्या आती है? कंडीशन ये आती है कि c जो है वो या तो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 56 है, सॉरी 56 है, या फिर जो c है वो लेस देन इक्वल टू माइनस 56 होना चाहिए। यानी अगर हम ध्यान से देखें तो माइनस 56 और 56, तो या तो हमारा जो रेंज होना चाहिए वो ये होना चाहिए, तो ये हमेशा कंडीशन ट्रू होगी, या फिर जो हमारी रेंज होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए, तब ये कंडीशन ट्रू होगी। यानी माइनस 56 और 56 के बीच की जो वैल्यूज है वो हम नहीं ले सकते हैं। तो माइनस 56 से 56 के बीच में कौन सा नंबर आता है इनमें से? माइनस 50, जो कि हम नहीं ले सकते। ये हमारा आंसर है।
A group of 10 people worked on a project. They finished 35% of the project by working 7 hours a day for 10 days. Thereafter, 10 people left the group and the remaining people finished the rest of the project in 14 days by working 10 hours a day. Then the value of n is. Very easy question based upon a direct formula. यूज कर लेते हैं, फटाफट आंसर निकाल लेते हैं. टोटल वर्क मान लेते हैं 100, उसका 35% काम किया पहले. कितने लोगों ने किया? n लोगों ने किया. एक दिन में कितने घंटे काम किया? 7 आवर्स. कितने दिन में काम किया? 10 डेज. इसको इक्वेट करवा देते हैं. बचा हुआ काम 65. कितने लोगों ने किया? 10 लोग जा चुके हैं. n-10 बच गए. अच्छा जी, कितने दिन में काम खत्म किया? 14 डेज में काम खत्म किया 10 आवर्स अ डे के हिसाब से, राइट. तो 10 आवर्स अ डे एंड 14 डेज. जब एफिशिएंसी की कोई बात नहीं की हो तो हम इक्वल लेकर के चलेंगे. बस अब इसे सॉल्व करना है, n की वैल्यू बतानी है, बहुत ही आसान. तो 7 से 7 को कैंसिल कर दिया 2 टाइम्स, ये इससे कैंसिल हो गया. 35 × 2 विल बी 70. 70 को n-10 से मल्टीप्लाई, ये 2 हम पहले उधर ले गए ना, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई करवा दिया और ये बना दिया 70. अब n-10 को मल्टीप्लाई करो 70 से, दिस बिकम 70 n- का 700 और ये बराबर किसके हो गया? 65n के. 70n - 65n विल बी 5n बराबर 700. n की वैल्यू कितनी हो गई? 140. आंसर हो गया बी ऑप्शन. इजी. The average of all 3-digit terms in the arithmetic progression 38, 55, 72 and so on. 3-digit terms, right? तो यानी ये जो आपको सीक्वेंस दे रखा है, इसमें आपको सबसे पहला 3-digit नंबर फाइंड आउट करना होगा, सबसे आखिरी 3-digit नंबर फाइंड आउट करना होगा. उसकी हेल्प से हम क्या कर पाएंगे? एवरेज फाइंड आउट कर पाएंगे. तो हमारा गोल पहला क्या है? सबसे पहला यानी सबसे छोटा 3-digit नंबर इस पर्टिकुलर सीक्वेंस का क्या होगा, ये निकाल लेते हैं. तो अगर हम ध्यान से देखें तो 38, 55, 72 कितना डिफरेंस चल रहा है? लेट्स चेक इट आउट. तो डिफरेंस आ रहा है 38 + 7, 10 किया, 48 + 7, तो ये हो गया आई गेस, यस 17 का डिफरेंस आई गेस. तो 38 + 17 करो 55 बनता है. यस करेक्ट, 17 का डिफरेंस है. ठीक है, तो 55 + 17 करते हैं तो ये आता है. सही है, सॉर्टेड. यानी 17 ऐड करते चले जाना है हमें, तो हमें हमारा सबसे पहला 3-digit नंबर मिल जाएगा. तो 72 में अगर हम 34 ऐड कर देते हैं तो बनता है 106 और ये हो जाता है हमारा सबसे छोटा 3-digit नंबर. ये हमें कब मिल रहा है? कौन से टर्म पे मिल रहा है? हमें जाकर के 5th टर्म पे मिल रहा है. यानी इसके लिए हमारी n की वैल्यू है 5. जब हमारी 5th टर्म ले रहे हैं तब जाकर के हमें 106 मिल रहा है. अब इस तरीके से 17 ऐड करते चले जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे. तो पहला आया ये, अब अगला हो जाएगा 17 और ऐड कर दो आप इसमें. तो अगर आपने ऐड किया तो अगला नंबर बन गया 1 2 3, फिर 17 ऐड कर दोगे, ये बन जाएगा 140, राइट. इस तरीके से आप करते चले जाओगे. अब आपको लास्ट जो नंबर होगा वो फाइंड आउट करना है 3-digit नंबर इस सीक्वेंस का. कैसे निकाले? तो अगर हम देखें 990, राइट, 990 इज ए नंबर. चलो चेक करते हैं, हम एक काम करते हैं, nth टर्म ले लेते हैं हम लोग पहले. तो nth टर्म बनती है 106 फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू d. d इज 17. तो n की वैल्यू क्या रखें इसमें, जिसके लिए ये 1000 से छोटा होना चाहिए, शुड बी लेस देन 1000. ठीक है, तो n-1 इंटू 17 शुड बी लेस देन 1000 में से 106 हटा देते हैं. तो ये बनता है 894. यस, 894 को 17 से डिवाइड कर देते हैं. तो 17 5 85, 44, 17 2 52 पॉइंट समथिंग आ रहा है. तो 52 पॉइंट समथिंग से छोटी इंटीजर वैल्यू बनती है 52 और +1 कर देते हैं तो ये हो जाता है 53. यानी जब हम 53rd टर्म लेते हैं तब जाकर के ये 1000 से कम रहने वाला है. लेट्स चेक इट आउट. तो n की वैल्यू 53 रखी, 53 - 1 विल बी 52. 17 इंटू 52 सॉल्व करते हैं तो ये बनता है 7 2 14, कैरी फॉरवर्ड 1 2 एंड 5 12, 2 35 + 2 37, 138, 3 5 and 3 8, 884 + 6 890 + 100 990. यस, तो जो हमारी आखिरी टर्म है वो भी हमें मिल गई है, जो कि क्या हो गई है? 990. अब हमसे पूछा जा रहा है द एवरेज ऑफ ऑल 3-digit नंबर्स. तो ये टर्म कौन सी है? तो हमने ध्यान से देखा तो हमें समझ में आया, भैया n की वैल्यू हमने रखी थी 53, राइट, ये हमने रखा था. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो जो भी हमारा सीक्वेंस है वो एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर एवरेज फाइंड आउट करना है तो बहुत ही आसान है. फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 कर दीजिए आप, दैट्स इट. तो ये कितना हो गया हमारा? ऐड कर लेते हैं 6 9
10. 1096 divided by 2. 2 5s are 10. 2 4s are 8. 2 8s are 16. Correct answer is 548. In a triangle ABC, AB is equals to AC is equals to 8 centimeter बना लेते हैं. A circle drawn with BC as diameter. अच्छा जी, ABC, BC को डायमीटर मानते हुए एक सर्कल बनाया है जो कि पास हो रहा है A से. ओके नाइस. सो ये सर्कल कुछ ऐसा बनेगा. ये डायमीटर हो गया, ये सेंटर हो गया इसका. ठीक है, यानी यहां से यहां तक देखें तो ये रेडियस हो गया इस सर्कल का, और ट्राइंगल की हो गई है ये हाइट. ये भी रेडियस, ये भी रेडियस. ए भी हमें गिवन है 8, ये भी गिवन है 8. तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये 45 45 90 का ट्राइंगल हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल. तो उस लॉजिक से ये 1 1 √2 के रेशो में है, राइट. तो अगर √2 से इसको डिवाइड कर दें तो जो हमारी हाइट है, लेट्स से इसको मान लेते हैं कुछ एक O, तो AO और BO की वैल्यू निकल करके आ जाएगी. √2 से डिवाइड करते हैं, दैट बिकम्स 4 √2. तो यानी ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का ये कितना है, 4 √2. ये डिस्टेंस भी कितना है हमारा, 4 √2. आई होप आपको पहली कहानी तो ये समझ में आ गई होगी. ठीक है ना, 45 45 90 का ट्राइंगल हो गया. अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं. अभी कह रहा है अनदर सर्कल ड्रॉन विद सेंटर एट A पासेस थ्रू B एंड C. एक सर्कल और बनाना है. ठीक है, एक सर्कल और बना दीजिए आप, जो कि B और C से पास होगा और उसका सेंटर A होने वाला है, राइट. तो B और C से अगर पास हो रहा है और सेंटर A है तो मतलब आपको इसको रेडियस मानना है और इसके हिसाब से आपको यूं ड्रॉ कर देना. ये एक सर्कल आपने और बना दिया. दिस इज हाउ इट इज, राइट. अब आपसे पूछा जा रहा है देन द एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ द ओवरलैपिंग रीजन बिटवीन द टू सर्कल्स. ओवरलैपिंग रीजन कौन सा है, ये पूरा रीजन जो है ये कंप्लीटली ओवरलैपिंग रीजन है. दिस इज द रीजन जो कि आपका कैसा है, ओवरलैपिंग. तो उसमें से आधा जो ये है, ये वाला जो पार्ट है, ये तो हमारे इस सर्कल का हाफ पोर्शन है. तो इसका एरिया तो डायरेक्टली निकाल लेता हूं. तो इसका एरिया कितना हो गया, ये तो हम डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं. तो कितनी वैल्यू निकल करके आ रही है, चेक करो. तो बहुत ही आसान, रेडियस हो गया 4 √2, तो ये हो गया हमारा पाई इंटू आर स्क्वायर, विच इज हाउ मच, 16 इंटू 2 32. तो ये पूरे सर्कल का एरिया हुआ, मुझे इसका आधा करना है, तो दिस विल बिकम 16 पाई. तो 16 पाई तो हो गया मेरा ये वाला पोर्शन. अगर मैं शेड करके बताऊं तो ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा हो गया 16 पाई. अब मुझे बस सिर्फ ये वाला पोर्शन और निकालना है. अगर किसी तरीके से ये पोर्शन और मिल जाए मेरा काम हो गया. यही ओवरलैपिंग रीजन है, ये निकालना बहुत आसान है. तो जो आपका बड़ा वाला सर्कल है, ठीक है, उसका ये एक सेक्टर है ABC. इस सेक्टर में से अगर आप ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दोगे तो ये रीजन आ जाएगा. आर यू गेटिंग द पॉइंट? ठीक है, यानी आप यूं समझो, अगर मैं आपको अलग से बना के दिखाऊं, लेट्स से कि ये कोई एक हमारा सेक्टर है. ठीक है, तो अगर इस पूरे सेक्टर के एरिया में से ये ट्राइंगल वाला पोर्शन हटा दूं तो बचा हुआ एरिया हमें मिल गया. यही हमें निकालना है. चलिए फटाफट से कर लेते हैं. तो सबसे पहले सेक्टर का एरिया निकालते हैं. तो सेक्टर का एरिया कितना आ रहा है, थीटा विल बी 90 डिग्री. क्यों? क्योंकि सेमी सर्कल पे बनने वाला जो एंगल होता है, एक ट्राइंगल अगर बना है उसमें एक एंगल बन रहा है तो वो 90 डिग्री होता है. तो 90 थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. दिस इज द रिजल्ट टू फाइंड आउट एरिया ऑफ सेक्टर. तो 90 अपॉन 360 विल बी 1/4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर. तो इसका रेडियस कितना है, 8 का स्क्वायर किया 64. तो ये हो गया आपका सेक्टर का एरिया. इसमें से आप माइनस कर दीजिए ट्राइंगल का एरिया. तो हाफ इंटू AB साइन थीटा, एंगल कितना है 90 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू होगी 1. तो ये हो जाएगा, माइनस किया तो हाफ इंटू 8 इंटू 8, साइन 90 विल बी 1. दैट्स इट. अब इसको सॉल्व कर लीजिए. तो ये हो गया आपका 16. तो 16 पाई प्लस 16 पाई विल बी 32 पाई माइनस 64/2 विल बी 32. 32 आपने इसमें से कॉमन निकाल लिया, ये बन गया पाई माइनस 1. दिस इज द आंसर, बी ऑप्शन. A school has less than 5,000 students, and if the students are divided equally into teams of either 9 or 10 or 12 or 25 each, exactly 4 are always left out. This question is based upon HCF LCM rule of remainders. बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं. कैसे बना सकते हैं? तो सबसे छोटा इस फॉर्मेट का कोई नंबर अगर फाइंड आउट करना हो तो कैसे निकालेंगे? LCM ऑफ डिवाइजर्स विच इज 9, 10, 12 एंड 25. ठीक है, और उसमें जो हमारा रिमाइंडर आ रहा है उसको ऐड कर देंगे. तो अगर एलसीएम लें तो ये कितना आ रहा है, 25 इंटू 4 इंटू 9, ठीक है, प्लस का 4. तो सबसे छोटा जो ऐसा नंबर आया वो आया आपका 904. ये सबसे छोटा नंबर है. यानी अगर इसी तरीके के और नंबर्स मुझे फाइंड आउट करने हैं तो मेरे नंबर का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, 900 का कोई मल्टीपल, लेट्स से k प्लस 4. ये मेरा फॉर्मेट हो गया. अब ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ये 5000 से कम है, तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सबसे छोटी k की वैल्यू मैं ले सकता हूं 0,
क्योंकि अगर 0 लेता हूं तो 4 आ रहा है, हर किसी से डिवाइड करने पे 4 बच भी रहा है। बड़ी वैल्यू क्या ले सकता हूं, तो अगर मैं 6 टाइम्स करता हूं तो ये बनता है 5400, इसको क्रॉस कर जाता है, राइट। तो यानी मेरी जो वैल्यू k की मैक्सिमम हो सकती है वो 5 हो सकती है, यानी k जो होगा उसकी रेंज मिल गई मुझे, इट विल लाई इन बिटवीन 0 and 5 इंक्लूसिव ऑफ बोथ, राइट। दिस इज समथिंग दैट आई गॉट। अब ये कह रहा है कि हाउ एवर इफ दे आर डिवाइडेड इनटू टीम्स ऑफ 11 ईच, नो वन इज लेफ्ट आउट। यानी आपकी k की वैल्यू इस तरीके से होनी चाहिए कि जब आप इनको 11-11 की टीम में बांटोगे तो कोई भी बचना नहीं चाहिए। यानी आप ये कहना चाह रहे हो कि जब आपने n को डिवाइड किया 11 से तो रिमाइंडर आ रहा है 0, तो ऐसी k की वैल्यू क्या ले, तो जब आप k की वैल्यू सबसे पहले 0 लेते हो तो 4 आता है, रिमाइंडर बचेगा उस केस में 11 से डिवाइड करने पर। k की वैल्यू 1 लेते हैं तो 904 आता है। क्या 904 डिविजिबल है 11 से? नहीं है। जब k की वैल्यू हम 2 लेते हैं तो ये बनता है 1804। 1804 को जब आप 11 से डिवाइड करते हो तो ये डिविजिबल हो जाता है, यानी आपको अपना नंबर मिल चुका है। नंबर क्या है आपका? 1804। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें से मैक्सिमम 12 की कितनी टीम्स बनाई जा सकती है, हर टीम में कितने स्टूडेंट्स होने चाहिए? 12। तो आप इसको 12 से डिवाइड कर दीजिए। तो 1804 को जब हम 12 से डिवाइड करते हैं तो ये बनता है हमारा 12, मतलब 4 विल बी लेफ्ट आउट, 1800 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 12 रेस। तो ये बन गया 12 1 12, 12 5 60, 150, 4 बच जाएगा। यानी 150 टीम जो है वो पूरी बनाई जा सकती है, जिसमें हर टीम में कितने स्टूडेंट्स होंगे? 12। तो करेक्ट आंसर जो क्वेश्चन का है वो हो गया है 150। A donation box can receive only checks of rupees 100, 250 and 500, and on one good day the donation box was found to contain exactly 100 checks amounting to a total sum of 1520. Let's say 100 रुपीज के जो चेक्स हैं वो कितने हैं? A, इसके कितने हैं? B और इसके कितने हैं? C। तो एक चीज तो ये गिवन है कि A प्लस B प्लस C जो है ये 100 के बराबर है। दूसरा अमाउंट भी दे दिया आपको, तो 100A प्लस 250B प्लस 500C ये बराबर दे दिया 15250 के। अब आपको एक बात बहुत ही अच्छे से समझनी है, वो ये कि ये नंबर में 250 कब आएगा। अगर आपने ये एक भी नोट नहीं लिया, मान लेते हैं कि आप एक सिंगल नोट भी नहीं ले रहे हैं, मतलब चेक नहीं ले रहे हैं 250 वाला, तो ये हमेशा 100 का मल्टीपल होना चाहिए। यानी जो भी आंसर होना चाहिए वो हमेशा 100 का मल्टीपल होना चाहिए। बट क्या हमारा आंसर 100 का मल्टीपल है? नहीं है। यानी मिनिमम आपको एक चेक तो 250 रुपीज वाला लेना ही पड़ेगा, राइट। क्योंकि अगर आप मान लीजिए इसको हटा देते हैं तो ये भी 100 का मल्टीपल है, ये भी 100 का मल्टीपल है, तो आंसर को भी 100 का मल्टीपल होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। तो यानी आपको 250 रुपीज वाला मिनिमम एक चेक लेना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, बी की वैल्यू को 1 रख के देखते हैं। तो अगर हमने सबसे पहले बी की वैल्यू को रखा 1, राइट, बी की वैल्यू कितनी है? 1। तो बी की वैल्यू अगर 1 हो जाती है, 15 250 माइनस 250 करते हैं तो ये बनता है 15,000, एंड 15,000 को 100 से डिवाइड कर देते हैं तो ये बन जाता है हमारा, ये इक्वेशन बनती है हमारी a प्लस 5c और 15,000 डिवाइड बाय 100, तो ये हो गया हमारा 150। और ऊपर वाली इक्वेशन हो जाती है a प्लस, क्योंकि b हो गया 1 तो a प्लस c जो है ये हो गया हमारा 99 के, राइट। a प्लस c विल बी नथिंग बट 99। इसको सॉल्व करते हैं तो ये कैंसिल हुआ, 5c माइनस c विल बी 4c, ये बराबर हो गया 150 माइनस 99 के, जो कि कितना हो जाएगा आपका 51। क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है? नहीं है। तो अगर ये नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है तो क्या कभी c की इंटीजर वैल्यू आ सकती है? नहीं आ सकती, जबकि c क्या है? नंबर ऑफ चेक्स, ठीक है। तो c कैन नॉट बी इन डेसिमल, तो ये ऑप्शन हो जाता है आपका रूल आउट। अब हम कभी भी b को इवन नहीं ले सकते, राइट। b को इवन क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि द मोमेंट यू टेक, लेट्स से सबसे छोटी इवन वैल्यू अगर आप लेते हो 2, तो आपने 2 ली तो 250 का डबल किया 500 बन जाएगा। यानी फिर अगेन ये भी 100, इसकी भी लास्ट डिजिट्स बेसिकली 100 होने वाली है, इसकी भी 100 होने वाली है, इसकी भी 100 हो गई, तो मेरा आंसर 100 में होना चाहिए, नहीं हो रहा बट वो, तो मुझे ऑड ही लेना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वैल्यू मैं b की लेता हूं 3। द मोमेंट आई टेक b इज इक्वल टू 3, ये बनता है 750। तो 15250 में से अगर मैं 750 हटा दूं तो ये बनता है 14,500, राइट। अच्छा जी, अब b की वैल्यू 3 हो गई है, तो यहां से a प्लस c जो है ये बराबर हो गया 97 के, और 100a प्लस 500c बराबर हो गया 14,500 के। 100 से डिवाइड किया तो ये बन गया a प्लस 5c इज नथिंग बट 145। इसमें से आप इसको माइनस कर दीजिए,
तो अगर आप ऐसा करते हैं ये कैंसिल हो गया, 4c किसके बराबर आ रहा है, तो 145 माइनस 97, तो 45 तो ये हो गया और 3 ये हो गया, तो ये बन गया 48। यहां से c की वैल्यू कितनी आ रही है, 12। द वैल्यू दैट आई एम गेटिंग हियर इज 12, राइट। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ c क्या था, c was nothing but 500 रुपीज वाले चेक्स। ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है then the maximum possible number of checks of 500 that the donation box may have contained is, तो c हो जाता है 12। और अगर c हमारा 12 है तो इस केस में a कितना आ रहा है, तो 97 माइनस 12 करते हैं, 7 माइनस 2 इज 5, 9 माइनस 1 इज 8, 85। तो ये हो गया, b हो गया 3 एंड c हो गया है 12, इनका सम करेंगे ये आ रहा है 100। तो करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज 12। तो हाउ मेनी चेक्स आर देयर, 12। Two ships are approaching a port along straight routes at constant speed. Initially the two ships and the port formed an equilateral triangle with sides of length 24। बना लेते हैं। तो मान लेते हैं ये हमारा पोर्ट है, ये हमारा एक शिप है S1, ये हमारा एक शिप है S2। तो ये दोनों शिप्स जो हैं ये आपके पोर्ट को रीच कर रहे हैं इस तरीके से, राइट। और ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ये लेंथ भी 24 किलोमीटर है, ये भी 24 हो गया आपका, और ये भी आपका 24 किलोमीटर है। इतनी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसने कहा व्हेन द स्लोअर शिप ट्रैवल्ड 8 किलोमीटर्स, इसको स्लो मान लेते हैं, किसी भी एक को स्लो मान लो, एक को फास्ट मान लो, इसको स्लो मान लेते हैं, इसको फास्ट मान लेते हैं। मैं बोल देता हूं कि भैया S1 की स्पीड ज्यादा है S2 से। तो जितने समय में ये 8 किलोमीटर करेगा उतने समय, क्योंकि ये फास्ट है तो ये आगे बढ़ जाएगा, तो ये इस तरीके से कहीं पे होगा कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा होगा ये। तो मान लेते हैं यहां कहीं पे आ गया। तो अगर मान लो इसने 8 किया, ये 8 किलोमीटर ट्रैवल किया इसने, तो इस दौरान ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो अगर ये 8 है तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो गया, 16 किलोमीटर। ये डिस्टेंस 16 हो गया, ठीक है। अब अगर ये डिस्टेंस 16 है, ये 90 है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो ये एंगल 60 डिग्री है और ये एंगल बचा हुआ 30 डिग्री हो गया। तो ये 30, 60, 90 का राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। और हमें पता है कि 30, 60, 90 के राइट एंगल ट्राइंगल में उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशो होता है वो 1√3 होता है। यानी 90 डिग्री वाले एंगल के सामने जो साइड आ रही है, अगर वो 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग है तो 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू है निकाल लो आप, ठीक है। तो आप बोल रहे हो 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का राइट एंगल ट्राइंगल है, साइड्स का रेशो है 1:√3:2। 90 डिग्री के सामने वाली वैल्यू कितनी है, 16। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 2 की वैल्यू 16, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 8। यानी 30 के सामने वाली ये वैल्यू कितनी हो गई, 8 किलोमीटर। यानी क्या सीखने को मिला, ये अगर 8 है, 24 माइनस 8 किया तो ये कितना हो गया, 16 किलोमीटर। इससे ये ऑब्जर्वेशन मिलती है कि जितने समय में S2 ने 8 किलोमीटर ट्रेवल किया उतने समय में इसने 16 कर लिया। यानी S1 की स्पीड जो जस्ट डबल है इससे। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि द ट्राइंगल फॉर्म द न्यू पोजिशंस, ये राइट एंगल हो गया व्हेन द फास्टेस्ट शिप रीचेस द पोर्ट। यानी जब ये आपका पोर्ट पे पहुंच जाएगा उस दौरान द डिस्टेंस इन किलोमीटर्स बिटवीन द अदर शिप एंड द पोर्ट विल बी। जब ये पूरा बचा हुआ 8 किलोमीटर कवर कर लेगा तो उस समय पोर्ट और S2 के बीच की दूरी कितनी रह जाएगी ये आपको बताना है। बहुत ही आसान। जब ये 8 किलोमीटर कर लेगा उतने समय में याद ही कर पाएगा 8 का 4 ही कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड जो है S1 से जस्ट हाफ है। तो जितने समय में ये 8 किलोमीटर करेगा, S2 हमारा मात्र 4 किलोमीटर करेगा, तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना रह जाएगा? बचा हुआ डिस्टेंस विल बी 12 किलोमीटर्स। ये 4 कर लेगा ना, दैट्स इट। तो यही पूछ रहा है S2 और पोर्ट के बीच में उस दौरान कितना डिस्टेंस होगा, दैट विल बी नथिंग बट 12 किलोमीटर। आंसर हो गया बी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो ये आज का आखिरी क्वेश्चन सेज द लेंथ्स ऑफ ऑल 4 साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इंटीजर वैल्यूड इफ 3 ऑफ इट्स साइड्स आर लेंथ 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, देन द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल लेंथ्स ऑफ द 4 साइड इज। एक क्वाड्रिलेटरल बना लो, ठीक है। ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है। तीसरी लास्ट साइड, फोर्थ साइड हमें नहीं पता, मान लेते हैं x सेंटीमीटर है कुछ एक। दिस इज योर A, B, C एंड D, ठीक है। अब ये बोला टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल लेंथ ऑफ द 4 साइड विल बी व्हाट, यानी x की कितनी टोटल पॉसिबल वैल्यूज हैं ये आपको बताना है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ एनी 3 साइड्स विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द फोर्थ साइड। ये एक प्रॉपर्टी है जो कि आपको ध्यान होनी चाहिए, राइट। तो अगर इसको ध्यान से देखें तो हम एक केस में ये अज्यूम कर सकते हैं कि जो ये x है ये लार्जेस्ट साइड है, और एक केस में ये अज्यूम कर सकते हैं कि 4 लार्जेस्ट साइड है, राइट। ये दोनों अज्यूम कर सकते हैं। 2 and 1 हो नहीं सकती लार्जेस्ट साइड, राइट। तो हमने पहला केस लिया, केस 1,
जिसमें हम ये मान लेते हैं कि जो हमारी x है ये क्या है, या 4 मान लेते हैं, 4 जो है ये क्या है, लार्जेस्ट साइड है। ये केस 1 हो गया हमारा। तो हमने क्या सीखा, सम ऑफ एनी 3 साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन दी फोर्थ साइड। तो फोर्थ साइड हम क्या मान करके चल रहे हैं, इसको, तो सम ऑफ दीज 3 साइड्स 4 + 2 + 1 दिस विल बी ग्रेटर देन लार्जेस्ट साइड विच इज x। तो यहां से समझ में आया कि भैया x की वैल्यू 4 + 2 6 and 1 7 से छोटी होनी चाहिए, राइट। तो किसको हमने लार्जेस्ट साइड माना, अच्छा चेंज कर दो इसको, आप इसको x ले लो आप, ये केस 1 हो गया हमारा जिसमें हमने x को क्या मान लिया, लार्जेस्ट साइड, ठीक है। तो अगर x लार्जेस्ट साइड है तो सम ऑफ अदर 3 साइड मस्ट बी ग्रेटर देन दिस, और यहां से कंडीशन तक हम पहुंच गए। आई होप ये आपको समझ में आया। केस 2 लेते हैं अब अपन, केस 2 जिसमें हम क्या लेकर के चल रहे हैं, 4 जो है इसको लार्जेस्ट साइड लेकर के हम चल रहे हैं, ठीक है। तो अगर 4 लार्जेस्ट साइड है तो बाकी तीनों साइड्स का जो सम होगा यानी x + 1 + 2 ये ग्रेटर देन होना चाहिए 4, तो यानी x जो है ये ग्रेटर देन होना चाहिए 1। तो 1 से बड़ी वैल्यूज लेनी है, 7 से छोटी वैल्यूज लेनी है, यानी आप क्या वैल्यूज ले सकते हो, 2 3 4 5 एंड 6। तो इन टोटल आप कितनी वैल्यूज ले सकते हो, 5। इसी के साथ आंसर हो जाता है सी ऑप्शन। तो ये था कैट 2022 स्लॉट 3 क्वांट सेक्शन कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन। I hope this video was full of learning outcome for you. You can motivate me by liking this video and subscribing to this channel. For more such videos, stay connected, stay tuned. Till then, keep solving, keep learning. Bye-bye. Take care.